नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हम लोगों ने भूगोल पढ़ लिया था। अब हम लोग पॉलिटिक्स शुरू करने वाले हैं। आप सभी एक बात तो जानते ही होंगे कि मेरा जो फिजिकल था वो 2446 वाले वैकेंसी में था, लेकिन कुछ इंजरी वगैरह होने के चलते मैंने अपना फिजिकल नहीं दिया उसमें और मैंने मेडिकल लगाया था। अभी तक फ़िलहाल फिजिकल तो नहीं हुआ है। फिर भी मैं अपनी परेशानियों को एक दरकिनार करते हुए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मैं आप लोगों की कुछ मदद करूं और 2213 वाला जो वैकेंसी है उसमें कुछ बच्चे जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आशा है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम आज से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। इसमें देखिए, भारतीय संविधान पढ़ने में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टिक लगाते चलेंगे। इसमें ये मेरा बुक का पीडीएफ है और इसमें मैंने टिक लगाया हुआ है कि देखिए, भारतीय संविधान का जब विकास हो रहा था तो उस समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये थी कि अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ अपने सहूलियत के अनुसार कानून बनाते गए और जब वो देखते हैं कि 1935 में वो पूरा एक बार उसको एक्यूमुलेट करके वो एक एक्ट के तहत लाते हैं, तो मतलब धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। तो बहुत सारे एक्ट आए, बहुत सारा चार्टर आया, लेकिन उसमें ना कुछ हमारे काम का है और कुछ ऐसे ही था जो नॉर्मली कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए लाया था। उसमें हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, अंग्रेज तो आए थे यहाँ पे व्यापार करने और व्यापार करने के दौरान ही जब लगा, देखिए व्यापार करने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, उसमें महारानी पार्टनर थी और वहाँ के कुछ व्यापारी, ये दोनों मिल के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। तो महारानी ये नहीं चाहती थी और व्यापारी भी ये नहीं चाहते थे कि ये जो महारानी और व्यापारी, उन व्यापारियों की जो साझा कंपनी है उसके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति भारत के साथ व्यापार करे। अगर ऐसा होता तो मुनाफा बढ़ जाता और बहुत सारा जो कंपनी है वो अन्य भी लाभ कमा लेती। तो ये लोग चाहते थे कि नहीं, कोई एक ही कंपनी इस पे पूरे भारत पे व्यापार करे और महारानी का भी समर्थन था, इसलिए महारानी ना उनको 20 साल का चार्टर दे देती थी। 20 साल का चार्टर का मतलब कि महारानी ने 20 साल का अधिकार दे दिया कि भारत से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, चाहे इंग्लैंड में कितनी भी कंपनियां हो वो व्यापार नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो इस तरीके से एक मोनोपोली चलता था। देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। कंपनी ने जब ब्रिटिश सरकार से लोन मांगा तो सरकार को लगा कि कंपनी इतना प्रॉफिट में है फिर भी कंपनी घाटे में दिखाया जा रहा है, क्यों? तो कंपनी पे कानूनी शिकंजा कसने के लिए जो संसद था उसने कुछ कानून वगैरह लाने शुरू किए। इसी के दौरान सबसे पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, ठीक है। अब देखिए, ये लॉर्ड नॉर्थ थे, तो ये आप ना इसका नाम थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे और ये प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। और इस समय देखिए, एक चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि 1833 के चार्टर में भारत का गवर्नर जनरल पद जो है सृजित किया गया, 1773 में गवर्नर जनरल का पोस्ट सृजित किया गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है, मैंने टिक लगाया हुआ है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें कलकत्ता का जो गवर्नर था उसको गवर्नर के बजाय गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब, ठीक है, मतलब उसको पोस्ट को थोड़ा महिमा मंडित किया गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल का जो बोर्ड था उसको इंग्लैंड में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके प्रति उसको जिम्मेवार ठहरा दिया गया कि मतलब सारा काम उससे पूछ के या उसकी निगरानी में ही आपको करना है, ठीक है। इसके एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में है, लेकिन सबसे पहले स्थापना जो है वो कलकत्ता में ही हुआ था, क्योंकि भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता ही थी। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसमें पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, बारंग हेस्टिंग बनता है, ठीक है। इसके बाद उसकी जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे, ये नाम वगैरह आप याद कर लीजिएगा। प्रथम न्यायाधीश कौन था ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, इसको भी याद करना है। जो जो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है उसको उस एक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला एक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के द बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा, ठीक है। पहले नहीं मिलता था, पहले जो प्रॉफिट अंग्रेज सरकार पे करती थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया कि जितना भी अधिकारी और जो भारत में जो काम करते थे उस सारे अधिकारियों का वेतन जो है
वो भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ठीक है, मतलब भारत पे ही भारित कर दिया गया, मतलब भारत में जो जॉब कर रहा है या भारत के लिए जो काम कर रहा है उसका वेतन भारत से ही जो आय हो रहा है उसी से दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हुआ है। क्या, पहला नंबर देखिए, जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी और चाय का जो व्यापार करती थी इस पे इसका एकाधिकार रहने दिया गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, इस देखिए इससे क्या हुआ कि अब इंग्लैंड की अन्य कंपनियां, जैसे इंग्लैंड में और भी कंपनियां, जैसे मान लीजिए आज भारत है तो भारत में जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, टाटा है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मान लीजिए पहले अगर रिलायंस का मोनोपोली था, एयरटेल और टाटा व्यापार नहीं कर पाती थी, तो अब टाटा और एयरटेल वाले भी व्यापार कर पाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मतलब ये अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति या आम आदमी हो या कोई भी कंपनी हो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और प्रावधान था, क्या कि 1 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया, क्या, भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, ये जो दो चीज़ बच गया था ना, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसको भी समाप्त कर दिया गया 1833 में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, मैंने टिक लगाया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 1853 का चार्टर एक्ट, इसको थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि इसी के बाद 1857 की क्रांति होती है, तो ये थोड़ा सा पढ़ना है। और देखिए इसमें अंतिम चार्टर एक्ट था, मतलब इसके बाद कोई चार्टर नहीं, जो 20 साल का चार्टर दिया जाता था वो लास्ट था। ठीक है, तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं दिया गया। और ये पॉइंट याद रखिएगा, इसके तहत संपूर्ण भारत में एक विधानमंडल, मतलब लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारा जो संसद है उस टाइप का स्थापना किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1858, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें वायसराय का पोस्ट सृजित किया गया। ये कब का बात है, जब 1857 की क्रांति हो गई है उसके बाद। इस समय पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। द्वैत शासन पीट्स इंडिया के एक्ट के द्वारा लागू द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। द्वैत शासन लाया कौन था, ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें भारत सचिव का पद सृजित किया गया, उसमें 15 सदस्य का कमेटी को उसको दिया गया कि उससे सलाह मशवरा करके वो शासन करेगा। ठीक है, और वायसराय जो था वो क्राउन का प्रतिनिधि था भारत में सीधे, और सीधे उसको रिपोर्ट करता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो भी मैंने पॉइंट टिक लगाया उसको तो पढ़िएगा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें देखिए इसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ठीक है, जो आर्टिकल 1 to 3 में है तो वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला इसको। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ और है, क्या, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पहली बार लाया गया इसमें। ठीक है, ये वाला थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत परिषद में 1892, इसमें पॉइंट क्या है, ये बजट पर विचार विमर्श करने का शक्ति दिया गया, प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया। ठीक है, अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, ये पॉइंट 2 को याद रखना है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है इसको, भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था, यहीं से सांप्रदायिक व्यवस्था का जन्म हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए सत्येंद्र सिन्हा, ये जो थे, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने। ये हमारे बिहार के ही थे, एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, शायद मुझे याद है जहाँ तक ये बिहार के ही थे। अब विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है 60 थी, और 9 पदेन मतलब जो मनोनीत सदस्य थे उनका भी प्रावधान किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी सदस्य जैसे गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल अपना गवर्नर भी होता था और वो विधान परिषद का सदस्य भी होता था। इस टाइप के सदस्य को पदेन सदस्य कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम 19, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा है उस टाइप की व्यवस्था स्थापित की गई इसके द्वारा। ठीक है, राज्य परिषद को उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन, मतलब केंद्रीय विधानसभा मतलब लोकसभा को कहा गया है और राज्य परिषद राज्यसभा को कहा गया है। ठीक है, इसमें सदस्य संख्या वगैरह आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए द्वैत शासन, द्वैत शासन क्या था, द्वैत शासन एक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या था ना कि टोटल जो सब्जेक्ट था उसको 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक, उसमें क्या किया गया, एक को बोला गया कि एक जो है वो गवर्नर शासन करेगा, गवर्नर के हाथ में रहेगा, और दूसरा क्या होगा, इसको जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको दे दिया जाएगा और उनकी मदद से गवर्नर शासन करेगा। ठीक है,
तो ऐसे बांट दिया गया। इसको कहा गया आरक्षित विषय। आरक्षित मतलब रिजर्व विषय। रिजर्व विषय मतलब गवर्नर जनरल से खुद कानून बनाता था। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सारे इन्होंने अपने पास रख लिया। जो भी आलतू फालतू थे जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, जिसमें बहुत ज़्यादा माथा खपाना था और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना और उससे पैसा वगैरह इनको कोई आमदनी नहीं होने वाली थी, उसको इन्होंने भारतीयों को सौंप दिया। ठीक है, तो इसको हस्तांतरित विषय कहा गया। देखिए अंग्रेज कितने समझदार थे कि जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता था वो सारा दे देते थे इंडियन को, और जिससे आय वगैरह होना रहता था, पैसा का कहीं भी बात रहता था, कहीं भी राजस्व का बात रहता था, वो अपने पास रखते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। लोक सेवा का गठन हुआ, लोक लेखा और वित्त समिति का गठन हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज़ है भारत शासन अधिनियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी कानून बना ना, जो हमारा संविधान भी बना है, तो इसका अधिकांश प्रावधान ज्यों के त्यों ले लिया गया या थोड़ा परिवर्तनों के साथ ले लिया गया है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, कैसे आया, इसमें क्या क्या प्रावधान था, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, कैसे बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, उड़ीसा और सिंध को नया प्रांत बनाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। मतलब विस्तार क्या किया गया, अब मतलब उनको गैर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया गया, दलितों और ईसाइयों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप का थोड़ा प्रधानमंत्री वाला व्यवस्था, मंत्री वाला व्यवस्था लाया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हम पता है हमको स्वतंत्रता मिली। 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। 3 जुलाई 1947 को ये प्रस्तुत किया गया था और अंतिम 18 जुलाई को साइन वगैरह होके ये पास हो गया। उसके बाद हमारा देश जो है एक डेट तय किया गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें कौन कौन प्रांत को शामिल किया गया ये सारा दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। और इनको इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ मतलब क्या, कॉमनवेल्थ वैसे देशों का संघ है जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे या उसके उपनिवेश रहे थे, तो उनसे अलग होने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, अब और इसी एक्ट में उनको मतलब अलग से मतलब संविधान वगैरह बनाने का सारा अधिकार वगैरह दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें इन दोनों राज्यों की सीमा के लिए देखिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। तो ये सीमा आयोग इसका देखिए भारत और पाकिस्तान, ठीक, और चाइना और इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये सारे के बीच में जो सीमा रेखा है ना, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आगे दिया हुआ है लेकिन आप लोग एक बार कहीं एक जगह लिख के उसको नाम याद कर लीजिएगा। अब देखिए संविधान की रचना। देखिए संविधान की रचना क्या है, पता है कि हमारा संविधान जो है टोटल 64 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ था इसको बनाने में। 2 साल से लगभग 2 साल के आसपास इसमें समय लगा था, और इसमें दिया भी होगा, आप इसमें शायद दिया है, आप लोग एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसमें टोटल समय लगा था, शायद यहीं पे होगा कहीं पे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो इतना समय लगा इसमें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि किस प्रांत से कितना प्रतिनिधि थे। अब देखिए हुआ क्या था कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें देश स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद फिर से संविधान सभा को पुनर्गठित किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि मेंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हुए, तो इसको आप पढ़िएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो याद करने वाला है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 9 ये जो थे 9 तारीख को जो थे ना, मतलब 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 तारीख को बैठक हुआ तो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद, और 13 तारीख को जब इसका मीटिंग हुआ तो उस समय प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने याद किया है 9, 11, 13, तो ये आप लोग ट्रिक टाइप का है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। इसको सबसे बाद में पास किया गया था, 22 जनवरी को मतलब पास किया गया था, थोड़े दिन के बाद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये जो समिति है ये इसको याद करना है। ठीक है, पूछा भी था क्वेश्चन, नियम समिति का संचालन, प्रारूप समिति, एक झंडा समिति था, इसमें नहीं दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, शायद जेबी कृपलानी थे क्या, तो उसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, वो दिया हुआ है, लुसेंट में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, शायद आगे दिया हुआ है। तो इसका सारा का नाम याद करना है कि संचालन समिति कौन थे, प्रांतीय समिति कौन। देखिए एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए प्रांतों से प्रांत का जहाँ बात आएगा ना तो वहाँ सरदार पटेल आएंगे। ठीक, सरदार पटेल आएंगे। ठीक, लेकिन जहाँ पे अगर आपको राज्यों का केंद्र का बात आ जाएगा तो केंद्र से रिलेटेड कोई समिति होगा ना, वहाँ पे सब नेहरू जी आ जाएंगे। ठीक है, नेहरू जी मतलब केंद्र को ताकतवर बनाना चाहते थे, और सर पटेल जो थे
वो प्रांत को ताकतवर बनाना चाहते थे। ठीक, तो प्रांत से रिलेटेड जो भी समिति होगा, मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी समिति होगा, सब पटेल होंगे, और बाकी जो केंद्र से रिलेटेड समिति होगा वो नेहरू जी होंगे। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज हो जाइएगा तो आप उसको वैसे खोज लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए संघ समिति जवाहरलाल नेहरू है ना, केंद्र का बात कर रहा है तो यहाँ हो गया। प्रांत का बात करेगा तो वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहाँ पे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मूल अधिकार जे बी कृपलानी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष और टोटल सदस्य, ये टोटल 7 ही को मेंबर था। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग मर गया था, उसके जगह पे कोई किसी और की भी नियुक्ति हुआ है, तो उसका थोड़ा सा नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब टोटल 7 को मेंबर था, लेकिन जो मर गया, जैसे BL मित्र मरे तो बाद में इनके स्थान पर N माधवराव, तो ये दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, अब देखिए प्रारूप समिति ये क्या है के लिए थी भाई, तो ये ड्राफ्ट कमेटी थी। ये पूरा जितना भी वाद विवाद होता था सारा संविधान को लिख के एक ड्राफ्ट तैयार करती थी, फिर उस पर बहस वगैरह होता था। ठीक है, तो ये हो गया। इस जो हम जानते हैं भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम इन्हीं लोग का था। अब देखिए फाइनली जो था हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को मतलब अंतिम रूप से स्वीकार कर दिया गया। टोटल 284 को सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए, 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए। उस समय जिस समय पारित हुआ उसमें 22 को भाग था, 395 का अनुच्छेद, 8 को अनुसूची है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी फिलहाल वर्तमान में कितना है मैं आगे आपको बता देता हूँ। ठीक, मैंने लिखा है इसको। अब देखिए संविधान में निर्माण में कुल टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ठीक है, 114 दिन चर्चा हुआ था, 63,96,000, मतलब मैंने 64 लाख बोला था, 64 लाख के आसपास खर्चा हुआ था। ठीक है, अब देखिए संविधान जब पारित हुआ तो हमको पता है कि संविधान तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन हुआ क्या था, 26 जनवरी को संविधान के कुछ प्रावधानों को पहले ही लागू कर दिया गया था। जैसे जो जरूरी थे, नागरिकता, निर्वाचन, अंतिम संशोधन, ये सब उसी दिन लागू कर दिया गया था। जो नॉर्मल प्रावधान थे कि जिनके थोड़े दिन बाद लागू होने से भी प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उनको बाद में लागू किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर वही 24 जनवरी 1950 को बैठक हुआ, संविधान सभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उस दिन राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये इसमें अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन सा, तो इसको थोड़ा सा याद करना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू का भले आप लोग नहीं याद रखिए, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का याद रखिए, बलदेव रहे। देखिए मतलब जो मेन है, जैसे रक्षा मेन है, शिक्षा मेन है, कृषि मेन है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, रेलवे, श्रम, वित्त, संचार, स्वास्थ्य याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास। अब देखिए स्वतंत्र जब देश हो गया, ये तो पहले वाला था, जब देश में स्वतंत्र हो गया तो उस समय विभाजन हो गया था, तो विभाजन के बाद ना फिर से बदल गया। जैसे राजेंद्र प्रसाद का तो वही रह गया, अबुल कलाम शिक्षा मंत्री बन गए, सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री और सूचना प्रसारण बन गए, जैसे जगजीवन राम। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति बने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री सबसे ज़्यादा दिन रहने वाली भी थी, मंत्री के रूप में रही भी थी। अब देखिए संविधान सभा के अन्य कार्य का 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ठीक, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी को अपनाया गया, यही याद रखिएगा, एक ही साथ याद हो जाएगा। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने ग्रहण की। ठीक है, अब देखिए जब संविधान का विभाजन 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी, तब उसमें 299 सदस्य, जिसमें 70 रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक, 299 को में 70 को रियासत के प्रतिनिधि थे, ये याद रखिएगा। ठीक, ऐसे कोई खास फैक्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा कि जब विभाजन हो गया और उसके बाद मतलब भारत पाकिस्तान जब बढ़ गया, उसके बाद टोटल मेंबर कितना था, 299, जिसमें 70 को जो थे वो रियासतों से थे। ठीक, अब देखिए संविधान के स्रोत, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए मैंने इसको एग्जाम इसलिए लिख के रखा है क्योंकि एग्जाम के दिन मैं इसको पढ़ के जाता ही हूँ, बाकी कोई चैप्टर पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, इसको मैंने पढ़ता हूँ। ठीक, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखिए, इसमें तो बताने वाला कुछ है नहीं, सब आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रटना है। अब देखिए यहाँ ब्रिटिश संविधान से क्या लिखा गया, कनाडा से क्या, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, जापान से। देखिए इसमें ना कुछ चीज़ छोड़ दिया गया। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा कि जो चीज़ नहीं है ना उसको लूसेंट से यहीं पे लिख लीजिएगा, यहीं पे ला के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको काम आ जाएगा कि आपको बार बार दूसरा बुक नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए
संविधान के भाग, इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। देखिए जो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है ना, उसको आपको याद करना है, पूरा भले मत याद कीजिए, लेकिन जो पॉइंट किया है उसको आप याद कीजिए, ठीक, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए पहला 4 को तो सबको याद रहता है, 5 तक सबको याद रहता है, नॉर्मली मूल अधिकार तक या मूल कर्तव्य संघ तक सबको याद रहता है, ठीक है। तो ये पहला 4 तो सब याद होगा, लेकिन ये भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 9 में पंचायत, भाग 10 में अनुसूचित जाति, तो ये वाला थोड़ा सा याद रखना है जो मैंने टिक लगाया है, ठीक है। जैसे आपात 18 में है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको मान लीजिए कोई याद करने में दिक्कत, जैसे आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 18 है, तो मेरा 18 है, तो मैं याद कर लिया कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के दिन आपात उत्पन्न है। तो ऐसे इस टाइप से कुछ कोरिलेट करके आप लोग याद कीजिए, तो ज़्यादा मतलब जल्दी से याद हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, पाँचवा में प्रशासन, ठीक, सातवां में सूची। तो स से सूची, स से सातवां, प से प्रशासन, प से पाँचवां, ठीक, तीसरा से में शपथ और दूसरा में वेतन। थोड़ा राइमिंग बना के याद कीजिए, जैसे कविता टाइप का होता है ना, तो वैसे। तो ये अनुसूची याद करने के लिए मैंने बनाया था। देखिए दूसरा में वेतन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, तो वेतन है। तीसरा में क्या है, शपथ। उसके बाद देखिए पाँचवा में क्या है, प्रशासन, ठीक है। छठा में क्या है, ये जनजातीय मणिपुर मिजोरम वाला सारा सिस्टम है। सातवां में क्या है, सूची। सातवां में सूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची मतलब शक्तियों का विभाजन, ठीक है। आठवां में भाषा है। देखिए जो जो मैंने टिक लगाया है यहाँ पे पॉइंटर किया है, उसको थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, एक चीज़ याद रखना है संविधान की प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। चलिए ये तो ऊपर वाला हो गया। अब देखिए ये पंचायतों की सत्ता, पंचायत कब आया था, 1993 में पंचायती राज अधिनियम आया था, ठीक है। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, इसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना तो हम लोग जानबे करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वो सब पूरा लिखा हुआ है, वो आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिखिएगा कि समाजवाद शब्द का कितना बार प्रयोग है, न्याय शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया है, तो ये सब थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे जो कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें कुछ में इसको संविधान का भाग माना गया, कुछ में संविधान का भाग नहीं माना गया, ठीक है। तो अब किस में माना गया, किस में नहीं माना, देखिए आरंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता, ठीक। लेकिन देखिए बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का जो मामला 1960 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती का जब मामला कहा सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसमें बोला कि ये संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि इसको ना संविधान सभा ने अलग से पारित किया था, ठीक है। और देखिए इसमें ना हमारे संविधान का पूरा सार लिखा हुआ है, मतलब समरी टाइप का है कि लोकतंत्रात्मक होगा, गणतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, तो इस टाइप का मतलब पूरा समरी दिया हुआ है। तो यही मतलब संविधान का मूल दर्शन दिखाता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर लोगों की सोच क्या थी संविधान बनाने वाले की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ लिए हम लोग। अब चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम लोग। और हमारा देखिए अभी तो हमारा फिजिकल तो नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए, इसलिए हमारा भी समर्थन कीजिए आप लोग। और ये तो चूँकि निःशुल्क सेवा है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।